हेलो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारी किस चीज़ की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। और मैंने आज से लगभग 3 दिन पहले आपको पोस्ट के थ्रू आपको बता भी दिया था आप सभी लोगों को कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ मंडे से। ठीक है, इस क्लास में आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी आपको एक साथ कवर होके आपको मिलेगा। ठीक है, चाहे वो आने वाली बीपीएससी के एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती हो, बिहार एसआई हो, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम आपका होने वाला हो। ठीक है, आपके 70 से 75% क्वेश्चन यहीं से मैं हल करवा के दूंगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड पीटी क्वालिफाइड करने के लिए आपको मैक्सिमम कितने परसेंट चाहिए? 65 to 70। 100% तो कोई नहीं करता। तो आपको मैं 65 to 70% की गारंटी मैं आपको लेके देता हूँ। ठीक है, कोई भी प्रश्न हो, ठीक है, चाहे वो बीपीएससी से संबंधित हो, आप उठाओ, बनाओ। टॉपिक पढ़ने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपके 70 से 80% क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो फिर मुझे बताना आप। ठीक है, गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें आपको एनसीईआरटी हो जाए, वो चाहे एससीईआरटी हो जाए, घटना चक्र, दृष्टि, चाहे कोई भी बुक हो जाए, मैंने हर चीज़ के आपको पॉइंट्स को कवर किया है। ठीक है, वीडियो को इत्मीनान से पूरा देखिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लिखे उसे आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, और जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा, ठीक है, हम उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। भारत, हमारी प्यारी भारत जो है, वो सोने का चिड़िया कहा जाता था। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो हम हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई? बताइए। बात है आपको उस समय की जब आपको एक के बाद एक कई यूरोपीय इन्वेजन भारत पर हुए। ठीक है, 1498 में पहली बार एक वास्को डिगामा नामक एक नाविक आता है। ठीक है, और वो सिर्फ मामूली आपको व्यापार की दृष्टि से आता है, एक व्यापारी होता है वो, और जो यहाँ से वो सामान लेके जाता है उसको वो 60 गुना मुनाफा पर बेचता है। और ये बात यूरोप वासियों को खटक जाती है कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट। आप 1 रुपए की चीज़ को 60 रुपए में यदि बेच रहे हो तो आप प्रॉफिट का अंदाज़ा लगा सकते हो। और जब 60 गुना प्रॉफिट कोई बिजनेस दे तो कौन नहीं करना चाहेगा। और यही बात भारत के लिए खराब साबित हुई। भारत को ऐसा चोट पहुंचाया इस चीज़ ने कि भारत 1-2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 150 साल तक अंग्रेजों की गुलाम रही। ठीक है, और हमारी सोने की चिड़िया कहे जाने वाली प्यारी भारत अंग्रेजों के गुलाम बनकर रह गई। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आती है, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, उसके बाद डेनिस आते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। तो एक एक करके कई कंपनी भारत पे आए। लेकिन अंततः फाइनली आपको अंग्रेज कंपनी जो थी, ठीक है, ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी, वो भारत में रह जाती है। बाकी सभी कंपनियों का सफाया करके भारत पे 10-20 साल नहीं, पूरे 150 साल तक भारत पे शासन करती है और भारत के संसाधनों का दोहन करती है। ठीक है, तो ये जो हम आज अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यहीं से स्टार्ट करेंगे। और आपको डेली 2 बजे आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट पे आपको इसके वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और अपने तैयारी को अच्छा से अच्छा बनाइए। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। आप ये सोच रहे हो ना कि रातों रात उठे और चलो भारत पे चलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं था। व्यापार पहले भी चल रहा था, भारत से व्यापार पहले भी हो रही थी। ठीक है, शुरुआती समय में यूरोपियों की मंशा व्यापार में लगे अरब और वेनिस वासियों को एकाधिकार को तोड़ना था। ठीक है, पहले भारत में जो व्यापार चल रहा था वो क्या चल रहा था? स्थल मार्ग से चल रहा था। ठीक है, स्थल मार्ग से चल रहा था, और अरब के वासी भारत के व्यापार पे अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे। ठीक है, 1453 में एक घटना घटती है। ठीक है, 1453 में एक घटना घटती है, उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया। ठीक है,
एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया, जिसके कारण पूर्व तथा पश्चिम के बीच के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। और हुआ क्या, मैं आपको बता दूं, एशिया माइनर वाला जो आपका स्वेज नहर वाला इलाका है, वहां से व्यापार होता था। वहां से व्यापारी स्थल मार्ग के थ्रू, सिल्क रूट जो हमारा आप देख रहे हो, सिल्क रूट के थ्रू स्थल मार्ग से व्यापारी आते थे। अरबवासी जो थे वो व्यापार कर रहे थे भारत से, ठीक है, और वो स्थल मार्ग से आते थे और व्यापार करके जाते थे, ठीक है। लेकिन जब उस स्थान पर तुर्कों का कब्जा हो गया तो वो अब दूसरे व्यापारियों को वहां से आने जाने नहीं दे रहे थे, ठीक है। और इस चीज को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने सोच लिया, ठीक है, यूरोपियन व्यापारियों ने सोच लिया कि इधर से तो हमारा रास्ता बंद हो गया, इधर से तो हम जा नहीं सकते हैं, तो स्थल मार्ग बंद हो गया, तो दूसरा मार्ग कौन सा बचता है, तो दूसरा मार्ग बचता है हमारे पास समुद्र का मार्ग। अब हमें व्यापार कहाँ से करना होगा, हमें व्यापार समुद्र के मार्ग से करना होगा, और समुद्र मार्ग की खोज का काम स्टार्ट कर दिया गया। और पहला कदम किसने उठाया, पुर्तगाल और स्पेन ने, ठीक है। पुर्तगाल और स्पेन के नाविकों ने ये आपको इनिशिएटिव लिया कि हमें समुद्री मार्ग की खोज करनी है। 1493 की घटना है, ठीक है। कोलंबस नामक एक यात्री, ठीक है, यात्रा पे निकलता है। कोलंबस नामक एक स्पेन का नाविक है जिसका नाम है कोलंबस। 1493 पे अपनी नाव लेकर यात्रा पे निकलता है एक समुद्री मार्ग के तलाश में, ठीक है, कि अब भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक समुद्री मार्ग की हमें खोज करनी है। लेकिन भटक कर कहाँ चला जाता है, अमेरिका चला जाता है। कहाँ चला जाता है, अमेरिका चला जाता है। और वो क्या करता है, अमेरिका की खोज कर डालता है। ऐसा नहीं कि अमेरिका उससे पहले नहीं था, ठीक है, बस उसने क्या किया, उसको लोकेट किया कि ये अमेरिका है। ऐसा तो पहले से ही था, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इस बात को कोपरनिकस ने कहा था, तो इससे पहले वो नहीं लगा रही थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने लोगों को बतलाया, ठीक है, उसने आविष्कार नहीं किया है, उसने खोज की है, ठीक है। आविष्कार और खोज दोनों में डिफरेंस होता है। तो कोलंबस 1493 में यात्रा पर निकलता है और उसने अमेरिका की खोज कर दी, ठीक है। अब बारी थी पुर्तगाली नाविक की। घटना है 1498 की। घटना कब की है, 1498 की है। और पुर्तगाली नाविक का नाम क्या है, तो वास्को डी गामा, ठीक है। अपनी नाव लेकर यात्रा पे निकलता है और अफ्रीका, आप यहां देखोगे ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये हमारा, यहां पे आपका जो अफ्रीका वाला जो ये एरिया है, ठीक है, ये जो आपका अफ्रीका वाला जो एरिया है, यहां पे केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप के पास आता है और उसे एक व्यापारी मिलता है मजीद, अब्दुल मजीद, ठीक है। अब्दुल मजीद की सहायता से वो क्या करता है, भारत के यात्रा पे वहां से निकल जाता है और केरल के तट पर पहुंचता है, ठीक है। और वहां पर उसको जमोरिन नामक शासक उसका स्वागत करता है और फिर वो व्यापार कर कर यहाँ से जो नाव में सामान भर के ले जाता है उससे वो 60 गुना अधिक मुनाफा कमाता है, समझ लीजिए, ठीक है। तो 1498 में कोलंबस ने क्या किया, भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर दी। और समुद्री मार्ग की खोज यदि हो गई है तब तो कहाँ रुकने वाले हैं यूरोपियंस, ठीक है। और एक के बाद एक यूरोपियन इन्वेजन्स आपको भारत पर होते हैं, ठीक है। और पहला जो आगमन होता है वो किसका होता है, वो होता है पुर्तगालियों का। किसका होता है, पुर्तगालियों का, पोर्टुगीज का पहला आगमन होता है भारत में, ठीक है। तो याद रखना है हमें पहला पॉइंट कि 1493 में कोलंबस निकला था यात्रा पे, स्पेन का नाविक था। 1498 में वास्को डी गामा आया था भारत, ठीक है, और पुर्तगाली नाविक था। क्लियर। आइए पुर्तगाल की कहानी पढ़ते हैं। पुर्तगालियों के आने से पहले अरब व्यापारी भारत के साथ व्यापार को नियंत्रित करते थे। मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं था कि व्यापार नहीं हो रहा था, व्यापार हो रहा था। अरब व्यापारी आपको व्यापार कर रहे थे। पुर्तगाली अरबी नियंत्रण को तोड़ना चाहते थे, ठीक है। वे पुर्तगाल में बनी चीजें बेचना चाहते थे और मसाले जैसे भारतीय सामान खरीदना चाहते थे, ठीक है। वहां से वो लोग पुर्तगाल में बनी हुई चीजें लेकर आते थे, यहाँ पर बेचते थे और यहाँ से मसाले लेके जाते थे, ठीक है, क्योंकि वो रीजन ठंडा प्रदेश है, ठीक है। आपका जितना भी यूरोपियन कंट्रीज आप देख रहे हैं वो ठंडे प्रदेश है और वहाँ जो मीट वगैरह होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए मसालों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उनको आप जैसे भी आप रोस्टेड चिकन वगैरह खाते हो देखते हो मैरिनेट होता है, तो मसाले में मैरिनेट होता है, उसके लिए यहाँ से वो लोग काली मिर्च लेके जाते थे, ठीक है। तो मसाले यहाँ से वो लोग क्या करते थे, लेके जाते थे और वहाँ पर भारी दामों में बेचते थे।
सर्वप्रथम 1498 में वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली नाविक, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, 1498 में वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली नाविक भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां वहां के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। किसने स्वागत किया? तो जमोरिन ने। तारीख कौन सी थी? 1498 का साल था, नाम था उसका वास्को डिगामा, पुर्तगाली नाविक था और कालीकट के तट पे पहुंचा था। ठीक है, और उसकी सहायता किसने की थी वहां तक पहुंचने में? अब्दुल मजीद नामक एक व्यापारी ने। ठीक है, अब्दुल मजीद नामक एक व्यापारी ने उसकी सहायता की थी। तो कालीकट के तट पे पहुंचता है और जमोरिन नामक शासक ने उसकी भव्य स्वागत किया उसका। जमोरिन से व्यापार का अधिकार प्राप्त कर जिन मसालों को लेकर वास्को डिगामा अपने देश गया, वह पूरी यात्रा की कीमत का 60 गुना दामों पर बिका। पूरी यात्रा की कीमत, जितना उसको ट्रेवलिंग कॉस्ट लगा था, मान लो मैं यहाँ से दिल्ली जाता हूँ और मुझे लगभग 3000-4000 रुपए लगते हैं जाने में, तो मैं वहां पे कोई बिजनेस यदि करता हूँ, वहां से कुछ लेके आता हूँ, पटना लेके आता हूँ और यहाँ बेचता हूँ, तो मुझे 60 गुना प्रॉफिट हो रहा है। उस पूरी यात्रा के कॉस्ट को हटा दो तो, ठीक है, तो 60 गुना दामों पर बिका। यही बात पुर्तगाली व्यापारियों को भारत आने के लिए आकर्षित करती है। अब भाई कोई भी यदि बिजनेसमैन आएगा, ठीक है, मैं यहाँ आऊंगा दिल्ली से सामान लेके और 60 गुना दामों पर बेचूंगा, तो मेरे अगल बगल वाले जो भी व्यापारी होंगे वो तो देखेंगे ना, ये बंदा सामान कहाँ से लेके आया है, ठीक है, इतना प्रॉफिट ये कमा कैसे रहा है। तो बाकी पुर्तगाली व्यापारियों को भी ये बातें खटक गई और पुर्तगाली भारत की ओर आने के बारे में सोचने लगे। पूर्व देश के साथ व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों ने इस्तादो द इंडिया, इसको लिख लीजिएगा, कंपनी का नाम क्या था? इस्तादो द इंडिया कंपनी बनाई गई। ठीक है, पूर्व के साथ, पूर्व देश जो है हमारा पश्चिमी यूरोपियन कंट्री पश्चिमी कंट्री है, हम लोग पूर्व कंट्री है ना, तो हमारे कंट्रीज के साथ व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी बनाई गई थी? इस्तादो द इंडिया। ठीक है, कंपनी बन गई। 1500 में कैब्रेल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत भेजे गए। व्यापार, ये भी व्यापारी था, ठीक है, ये भी व्यापारी था कैब्रोल, और इसके नेतृत्व में 2 जहाज आपको भारत आए थे। ठीक है, 1500 में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया। 1502 में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया। इसको पॉइंट नोट करके लिखते चलिएगा, ये फैक्चुअल पॉइंट जो है आपको बिहार एसआई की इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो 1502 में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया था। कब आया था दूसरी बार वास्को डिगामा? 1502 में, सेकेंड टाइम आया था। ठीक है, सेकेंड टाइम आया था। पहली बार कब आया था? 1498 में। ठीक है, फर्स्ट टाइम आया था। क्लियर? तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। पुर्तगालियों ने 1503 में, ठीक है, 1503 में आपको मसाले के व्यापार पे एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से कोच्चिन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली। इनकी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ थी? पहली जो इन्होंने व्यापारिक कोठी खोली वो कहाँ थी? वो कोच्चिन में थी। ठीक है, वो कहाँ थी आपकी? कोच्चिन में। क्लियर? वो आपके कोच्चिन में थी। ठीक है, व्यापारिक कोठी खोली इन्होंने, गोदाम बनाया। ठीक है, कि वहां पे सामान लाएंगे, वहां पे रखेंगे, फिर वहां पे से नाव में डालेंगे और वहां से हम इंपोर्ट करेंगे, फिर वहां जो सामान लेके आएंगे पुर्तगाल से यहाँ बेचने के लिए उसको लाएंगे। यहाँ गोदाम वगैरह बनाया, स्टोरेज वगैरह बनाया और चार दीवारी की सुरक्षा की दृष्टि से। तो कहाँ बनाई थी पहली व्यापारिक कोठी? तो पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ थी? तो कोच्चिन में थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? अब वायसराय आएंगे। ठीक है, अब जब पुर्तगालियों ने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, तब वहां के जो आपके राजा थे उन्होंने सोचा कि अब हम इस पे एकाधिकार करेंगे। अब इस व्यापार पे हमारा एकाधिकार, हमारा वो होना चाहिए, मोनोपोली। ठीक है, कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने क्या किया? गवर्नर्स भेजे। ठीक है, कि पूरे व्यापार को रेगुलेट करो, शासन प्रशासन को अपने हाथ में रखो। इसके लिए उन्होंने क्या किए? गवर्नर भेजे। क्योंकि अब बात व्यापार की नहीं रह गई थी, अब बात किस चीज की हो गई थी? अब बात हो गई थी मोनोपोली की, कि हम ही व्यापार करेंगे और दूसरा कोई नहीं करेगा। ठीक है, और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने किसको भेजा? तो गवर्नर को भेजा। क्लियर? आइए देखते हैं। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, पहला गवर्नर कौन था? फर्स्ट गवर्नर कौन था आपको पुर्तगालियों का? याद रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर था आपका अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा आपका पहला गवर्नर था। ठीक है, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा आपका पहला गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। ठीक है, उसने प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहते हैं। ठीक है, समुद्र
व्यापार आप समुद्र से कर रहे हो, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप समुद्र से कर रहे हो, तो आपको प्रभुत्व कहाँ स्थापित करना होगा? आपको अपनी नौसेना को मजबूत करना होगा और वाटर के अंदर, पानी के अंदर, ठीक है, आपकी ताकत मजबूत रहनी चाहिए, आपकी पॉलिसीज मजबूत रहनी चाहिए, आपको कोई हरा ना पाए, आपको कोई रोक टोक ना करे, तभी तो आप बिना किसी बाधाओं के आप व्यापार करेंगे समुद्री मार्ग से। और इसलिए आपको अल्मीडा ने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी याद रखिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया? तो अल्मीडा लेके आया, ठीक है, इसको लिखते चलिएगा, कोई भी चीज मिस मत कीजिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया? आपका अल्मीडा लेके आया, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्फांसो डे अल्बुकर्क सेकंड नंबर का गवर्नर, ठीक है, इसकी कहानी खत्म। सेकंड नंबर का गवर्नर कौन बन के आया? अल्बुकर्क बन के आया, ठीक है, अल्बुकर्क। नाम थोड़ा अजीब है, 2-4 बार बोलिएगा, जो भी नए विद्यार्थी होंगे 2-4 बार लिखिएगा तो आपको नाम याद हो जाएगा। अल्बुकर्क दूसरा वायसराय बन के आया, ठीक है, दूसरा वायसराय अल्बुकर्क, और पहला वायसराय अल्मीडा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी बंद कर दी। इसने क्या किया? इस ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या किया? बंद कर दिया, ठीक है, इसने इस ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर दिया। और 1510 में, ठीक है, 1510 में ये डेट पूछा जाता है, बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह, को हराया लड़ाई में और उससे गोवा अपने कंट्रोल में ले लिया। एक चीज समझिएगा, बीजापुर पे उस समय किसका शासक था? बीजापुर का शासक था आपका यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। इसकी लड़ाई किससे हो जाती है? इसकी लड़ाई हो जाती है आपको अल्बुकर्क से, ठीक है, इसकी लड़ाई आपको अल्बुकर्क से हो जाती है और अल्बुकर्क यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा अपने कंट्रोल में ले लेता है, ठीक है, 1510 की घटना है, क्लियर। अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कुन्हा सबसे महत्वपूर्ण वायसराय था। उसके बाद बीच में 2-4 और आते हैं, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट काम नहीं करते हैं। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था नीनो डी कुन्हा, ठीक है। 1530 में मैंने आपको बताया ना, पहली व्यापारिक कोठी और इनका जो केंद्र था वो कोचीन में था। 1530 में नीनो डी कुन्हा क्या करता है? कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बना देता है। हेडक्वार्टर किसको बना देता है? गोवा को, ठीक है। तो याद रखिएगा, राजधानी कोचीन से गोवा किसने ट्रांसफर की थी? पुर्तगालियों की। तो नीनो डी कुन्हा ने 1530 में की, क्लियर। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। साथ ही हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए कार्टेज लागू किया। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मैंने आपको बताया ना, ये लोग समुद्र से व्यापार कर रहे थे तो समुद्र में स्थिति इनको मजबूत करना ही पड़ता, ठीक है। और इसलिए इन्होंने क्या किया? कार्टेज पद्धति, कार्टेज सिस्टम लागू किया। कार्टेज सिस्टम एक सिस्टम था, परमिट था एक तरह का, समझ लीजिए। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो तो आपको परमिट लेना पड़ता है ना, कि मैं यहाँ इतने देर के लिए जा रहा हूँ, इतने देर में वापस आऊंगा। उसी प्रकार से यदि पुर्तगालियों को छोड़कर कोई भी अन्य अपना जहाज लेकर इनके एरिया में आता है, व्यापार करता है, तो इनको, उन लोगों को इनसे परमिट लेना पड़ता था। और इसी को कार्टेज पद्धति कहा गया, ठीक है। इसी को क्या कहा गया? कार्टेज सिस्टम कहा गया। और यहां तक उस समय अकबर का शासन था, अकबर को भी कार्टेज लेना पड़ता था समुद्र में व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था? कार्टेज सिस्टम आपको लागू किया था। किसने लागू किया था कार्टेज सिस्टम? तो पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया। इन्होंने समुद्र पे इतना ज्यादा वो कर लिया था कि अब दूसरे जहाज वाले जो जा रहे हैं उनको लूटते भी थे ये लोग, ठीक है। हुगली नदी जो था आपका वेस्ट बंगाल के पास, उससे यदि कोई जहाज वगैरह जा रहा है तो ये लोग उसको लूटपाट भी करने लग गए थे, ठीक है। तो इस एक घटना होती है कि जब इन लोगों ने बंगाल पे को कैप्चर कर लिया था, एकदम कोहराम मचा दिया था, तो शाहजहां क्या करता है? उस समय शाहजहां का शासन था और शाहजहां इन लोग को वहां से क्या करता है? खदेड़ देता है, ठीक है। शाहजहां वहां से इन लोगों को भगा देता है, क्लियर। ये घटना हुई थी। तो एक पॉइंट हमारा ये बनता है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए कौन यूज करता था? तो पुर्तगाली करते थे। कार्टेज पद्धति किसने लागू किया? तो पुर्तगालियों ने लागू किया, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया? तो पुर्तगालियों ने लागू किया, ठीक है। पुर्तगालियों के आगमन से तंबाकू, आलू, टमाटर, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस भारत में आया, ठीक है। ये चीजें पहले भारत में नहीं थी और पुर्तगालियों के आगमन से ही ये सारी चीजें आपको भारत में आई, क्लियर। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन की यदि बात करें तो धार्मिक सहिष्णुता, भारतीय व्यापारियों संग लूटपाट और भारतीय महिलाओं संग वैवाहिक नीति, ठीक है। इन लोगों ने धार्मिक सहिष्णुता की यदि बात करें तो ये लोग जबरन धर्म परिवर्तन करवाते थे,
पुर्तगाली चाहते थे कि हमारी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो, तो ये लोग क्या करते थे, जबरन धर्म परिवर्तन करवाते थे। ये तो इनके पतन का पहला कारण। दूसरा, लूटपाट। मैंने आपको बताया इन्होंने समुद्र को, व्यापार को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था कि इन्होंने नए नए नियम कानून बना दिए, कार्टेज सिस्टम, ब्लू वाटर पॉलिसी, लूटपाट करने तक उतर गए ये लोग। तो दूसरा कारण तो ये हो गया। तीसरा, ये लोग अपने आदमियों को कहते थे कि भारतीय महिलाओं से विवाह करो, जबरन विवाह करो, और जो उनसे बच्चे होंगे वो तो पुर्तगाली होंगे। तो इन्होंने अपनी संख्या बल को बढ़ाने के लिए ये सारे काम किए, ठीक है। इस कारण से इनका पतन तो सुनिश्चित हो चुका था पहले ही। और फिर अंग्रेज आते हैं, बाद के बाद हम लोग बाद की बात देखेंगे कि जब अंग्रेज आते हैं तो फिर इनका कोलिजन इनके साथ होता है, टकराव होता है, और फिर बची खुची तख्ती इनकी वो निपटा देते हैं। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो जाता है, और मुंबई ब्रिटिशों को दहेज में मिल जाता है, ठीक है। किसका विवाह? तो आपको पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन जो थी उसकी शादी किससे होती है? ब्रिटिश राजकुमार से होती है। अब शादी हुई है तो दहेज देना पड़ेगा पुर्तगालियों को, तो दहेज में क्या दे देते हैं? तो बंबई दे देते हैं। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। ब्रिटिशर्स को दे देते हैं और ब्रिटिशर्स उस बंबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देती है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब है भारत में डचों का आगमन। ये कहानी तो हो गई पुर्तगालियों की, ठीक है। भारत में डचों का आगमन। अब बाकी जो चीजें आप लोग सोच रहे होंगे कि अंग्रेजों का कन्फ्लिक्ट हुआ पुर्तगालियों से, तो सर ने बताया नहीं, तो वो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, ठीक है। खिचड़ी नहीं पकाएंगे। ये आगमन है तो हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना इसमें जरूरी था। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ भी छूटने नहीं जा रहा है, ठीक है। अब डचों को बुलाते हैं। पुर्तगाली के बाद डच आए। सेकंड नंबर पे कौन आते हैं? तो डच आते हैं, ठीक है। पुर्तगालियों के पश्चात डचों का आगमन हुआ, और डच कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। हॉलैंड आज का वर्तमान पता है कौन सा है? नीदरलैंड है। वर्तमान नीदरलैंड को ही हॉलैंड कहा जाता था उस समय, ठीक है। वर्तमान में आपका नीदरलैंड है। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हॉलैंड क्या है, ठीक है। डच प्रारंभ में इंडोनेशिया तक केंद्रित थे। ये लोग भी पूर्व के साथ व्यापार तो कर रहे थे ये लोग, लेकिन भारत से व्यापार नहीं कर रहे थे। ये लोग इंडोनेशिया के साथ व्यापार कर रहे थे, ठीक है। जितने भी वहां पे इंडोनेशिया है, मलाया है, ठीक है, सुमात्रा है, जावा है, इनके साथ ये लोग व्यापार कर रहे थे और मैसालों के व्यापार में संलग्न थे, ठीक है। जब भारत के संपर्क में ये लोग आए तो इन्होंने वस्त्र, सूती वस्त्र को व्यापार में शामिल कर दिया। अभी तक आपको सूती वस्त्र का व्यापार नहीं हो रहा था भारत से। अभी तक कपड़ों का व्यापार भारत से नहीं हो रहा था, भारत से सिर्फ मसालों का व्यापार हो रहा था। जो पुर्तगाली थे वो मुख्य रूप से मसालों का व्यापार करते थे, लेकिन डच जैसे ही आते हैं उन्होंने वस्त्रों का व्यापार शुरू कर दिया फर्स्ट टाइम। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। भारत में वस्त्र को निर्यात की वस्तु किसने बनाई? तो डचों ने बनाई। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको तो स्टार बना के लिखिएगा कि वस्त्रों को निर्यात की वस्तु डचों ने बनाई थी। उससे पहले वस्त्रों का निर्यात नहीं हो रहा था, ठीक है। डचों ने, यहाँ ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको डच कर लीजिएगा, ठीक है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, पहली फैक्ट्री आपको सबका याद रखना है, ठीक है। डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? मसूलीपट्टनम में थी। डच कंपनी का नियंत्रण सीधे डच सरकार के हाथों में था, जिसके कारण कंपनी अपनी इच्छा के अनुसार काम या विस्तार नहीं कर सकती थी, और यह कंपनी के पतन का प्रमुख कारण बना। और 1759 में, मैंने आपको पहले ही बताया ना, जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज धीरे धीरे करके इन सभी कंपनियों का सफाया कर देते हैं, और 10-20 साल नहीं, पूरे 150 साल तक भारत का शोषण करते हैं, ठीक है। तो डचों का सफाया किस प्रकार हो गया? तो एक तो कंपनी उनके सरकारी नियंत्रण में थी, तो अपनी इच्छा से ये लोग विस्तार नहीं कर सकते थे व्यापारिक कंपनी। और दूसरा, 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, ठीक है। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बेदरा का युद्ध, ठीक है। बेदरा का युद्ध होता है 1759 में। किसके बीच? तो अंग्रेज और डचों के मध्य। अंग्रेज वर्सेस डच, ठीक है। अंग्रेज वर्सेस डच, और अंग्रेजों की जीत होती है, डचों की डच पराजित हो जाते हैं और डचों का सफाया हो जाता है। तो 2 पॉइंट इसमें याद रखिएगा। पहला कि वस्त्रों को निर्यात की वस्तु डचों ने बनाई थी, ठीक है। डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी, क्लियर। और बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था, ठीक है। अगली कंपनी की स्थापना करते हैं, और अगली कंपनी है हमारे अंग्रेज, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? तीसरे नंबर पे आते हैं वही जो भारत को अगले 150 सालों तक गुलाम बनाकर रखेंगे अब, ठीक है। तीसरे नंबर पे अंग्रेज आते हैं। चलिए अंग्रेज को बुलाते हैं। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने की थी, और 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र दिया था। स्टार्टिंग में इस कंपनी को कितने वर्ष तक का व्यापार का वो मिला था, अनुमति मिला था, तो 15 साल का। ठीक है, 15 साल का मिला था। और इस समय आपको इंडिया में किसका शासन था, तो मुगल बादशाह अकबर का शासन था। क्लियर, 1600 की बात है। 1609 में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापार एकाधिकार दे दिया। ठीक है, 1609 में। ठीक है, महारानी ने तो 15 साल का ही एकाधिकार दिया था, लेकिन 1609 में जेम्स प्रथम ने अनिश्चितकालीन की जब तक तुम्हारी मर्जी है व्यापार करो। ठीक है, ये आदेश मिल गया। अब आते हैं 1608 की घटना पे। 1608 में हॉकिंस नामक एक नाविक जहांगीर के दरबार में आता है। किस लिए, तो व्यापारिक आज्ञा लेने के लिए आता है, और फारसी का बहुत अच्छा जानकार होता है। जब वो जहांगीर से फारसी में बात करता है तो जहांगीर उससे बहुत प्रसन्न होता है और उसको कुछ हद तक व्यापारिक छूट भी दे देता है। ठीक है, 1611 में कैप्टन मिडल्टन आता है। सारे घटनाक्रम को आप पॉइंट में बना के लिखिएगा। 1600 में कंपनी को 15 साल के लिए एलिजाबेथ के द्वारा व्यापार करने की अनुमति मिलती है। 1609 में जेम्स प्रथम द्वारा अनिश्चितकालीन व्यापार करने की अनुमति। उसके बाद 1608 में हॉकिंस आता है। ठीक है, 1608 में हॉकिंस आता है जहांगीर के दरबार में, और कुछ हद तक व्यापारिक अनुमति उसे मिलती है। 1611 में मिडल्टन आता है और उसे अनुमति मिलती है व्यापार करने की, और 1613 में सूरत में अंग्रेजों की को अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है। ठीक है, 1613 में सूरत में अंग्रेजों को अस्थायी कारखाना स्थापित करने की मंजूरी भी मिल जाती है। 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत, ठीक है, दूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है, और इसको भी क्या होता है, आपको व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। क्लियर, तो ये आप डेट बाय डेट जब याद रखोगे ना तो आपको मेमोराइज करने में आसान होगा कि 1600 में कंपनी बनी। ठीक है, 1608 में हॉकिंस आया, 1609 में अनिश्चितकालीन आपको मिल गया अनुमति, उसके बाद 1611 में मिडल्टन आया, 1615 में आपको जेम्स रो आया। तो ये सारी चीजें आप टर्मिनोलॉजी याद रखोगे तो आपको लाइन बाय लाइन तो आपको दिमाग में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंग्रेज कैप्टन थॉमस बेस्ट सूरत के समीप सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को हरा देता है। पहली कंपनी ने कहाँ खोली थी, पहली कोठी सूरत में खोली, और सूरत में खोली तो इनसे पहले तो पुर्तगाली आ चुके थे, पुर्तगाली तो पहले से वहां पे थे, तो पुर्तगालियों के साथ तो युद्ध होना निश्चित है, और पुर्तगालियों के साथ युद्ध भी होता है। और अंग्रेजों के साइड से कौन होते हैं, अंग्रेजों के साइड से होते हैं थॉमस बेस्ट। लिखिएगा, अंग्रेजों के साइड से कौन होते हैं, थॉमस बेस्ट, और पुर्तगाली इसमें हार जाते हैं। पुर्तगाली क्या होते हैं, हार जाते हैं। ठीक है, पुर्तगाली इसमें हार जाते हैं इनसे। ठीक है, अब जो पुर्तगालियों को ये घमंड था कि हमारा व्यापार पे एकाधिकार है, वो टूट जाता है। ठीक है, फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। पट्टे पे लेने का मतलब होता है कि हमने आप पे लिया है, जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप लोग खेती वगैरह करते हो तो क्या करते हो, बटाई लगा देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमने क्या किया, इतने रुपए देके आपको पट्टे पर ये ले लिया। ठीक है, तो मद्रास को पट्टे पर ले लिया और यहाँ पर एक कोठी बनाई जिसे क्या कहा गया, सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। वही कोठी, व्यापारिक कोठी। ठीक है, बाद में ये लोग उसमें सेना भी रखने लग गए थे, तो व्यापार की दृष्टि से इन्होंने एक कोठी बनाई थी मद्रास में, और उसका नाम क्या रखा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज कौन करता है ये काम, तो फ्रांसिस डे। तारीख याद रखिएगा, 1639। 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को कौन लेता है, तो फ्रांसिस डे लेता है। ठीक है, और वहां पर एक कोठी बनाता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्लियर। 1698 में आ जाइए, अजीमुस्तान द्वारा अंग्रेजों को सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर 3 गांव दिए जाते हैं। 3 गांव की जमींदारी मिलती है अंग्रेजों को। ठीक है, 1698 में कौन देता है, अजीमुस्तान देता है। कौन कौन से जगह 3 गांव कौन कौन से थे, तो सूतानती था, कालीकता था और गोविंदपुर था।
और जॉब चारनाक नामक अंग्रेज होता है। जैसे यहाँ पर कौन था, फ्रांसिस डे था ना, तो यहाँ पर जॉब चारनाक नामक एक अंग्रेज होता है जिसको ये 3 गांव की जमींदारी मिलती है, और ये इन तीनों गांवों को जोड़कर कलकत्ता नगर की स्थापना करता है। ठीक है, कौन से नगर की स्थापना करता है, तो कलकत्ता नगर की स्थापना करता है, नींव रखता है। कौन, जॉब चारनॉक। क्लियर, ये इनका स्टेप बाय स्टेप ये कैसे बढ़ रहे हैं ये देखो आप। ठीक है, तो अगला घटनाक्रम क्या होता है, 1717 में आ जाइए। मुगल सम्राट थे फर्रुखसियर। ठीक है, उनको एक गंभीर बीमारी हो जाती है, और उसके इलाज के लिए वो उनको पता चलता है कि हमारे दरबार में एक अंग्रेजी डॉक्टर है। ठीक है, अंग्रेज के एक डॉक्टर है अच्छे वाले, तो उनको बुलाता है, भाई मेरा इलाज करो। और उस महाशय का नाम रहता है विलियम हैमिल्टन। नाम याद रखिएगा डॉक्टर का, विलियम हैमिल्टन उसका इलाज अच्छे से कर भी देता है, और इस बात से खुश होकर 3000 रुपए वार्षिक कर लेता है वो, और बोलता है आप निःशुल्क व्यापार कीजिए, पूरे मुगल क्षेत्र में आप निःशुल्क व्यापार कीजिए, हमको सालाना 3000 दे दीजिए, और आपको जितना व्यापार करना है आप व्यापार कीजिए। और इसी को कहा गया, इसको कहा गया मैग्ना कार्टा। इसको क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा इसी चीज को कहा गया। ये घटना कब की है, 1717 की। तो देखो पूरा टर्मिनोलॉजी यदि आप समझ जाते हो ना, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो किस प्रकार से हुआ, मद्रास को कौन लिया, फ्रांसिस डे ने लिया। कलकत्ता को किसने लिया, तो जॉब चारनाक ने लिया। ठीक है, पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई, तो सूरत में बनाई। सूरत में बनाई तो पुर्तगालियों जो पहले से बैठे हुए थे उनके साथ लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तो सवाली का युद्ध था, और सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया। अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो थॉमस बेस्ट था। ठीक है, तो पूरी कहानी की तरफ पढ़ोगे तो आसान हो जाएगी चीजें, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। अब आती है डेनिस कंपनी। ठीक है, कौन सी कंपनी आती है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिस आएंगे, डेनिस के बाद फ्रांसीसी आएंगे। तो पुर्तगालियों को भी हराने में इतनी कठिनाई नहीं आई। डच तो देखा ही आपने। ठीक है, बेदरा का युद्ध होता है एक छोटा सा, डच खत्म। डेनिस का तो कुछ अता पता ही नहीं है, डेनिस तो 2 लाइन में हम लोग डेनिस को निपटा कर चल देंगे। सबसे ज्यादा सरदर्द यदि अंग्रेजों का कोई बनता है तो वो बनते हैं फ्रांसीसी। ठीक है, तो डेनिस के बारे में 2 लाइन में जान लेते हैं। अंग्रेजों के बाद 1600 में डेनिस कंपनी भारत आती है। ठीक है, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रैंकोबार में, ठीक है, ट्रांकोबार लिखिएगा इसको, ट्रांकोबार में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित होती है डेनिस की। ठीक है, यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही, और 1845 तक क्या करती है, सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर चली जाती है। ठीक है, टोटल फैक्ट्री है बेच देती है कि लो भाई हमारे बस का नहीं है व्यापार करना, तुम पकड़ो संभालो हम चले। तो मैंने डेनिस के बारे में बताया था आपको, कोई कंपटीशन, ये कॉम्पिटिटर हमारे थे ही नहीं। अंग्रेजों के असली कॉम्पिटिटर कौन थे, तो फ्रांसीसी थे। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक होगा, और इसे हम लोग अब कल करेंगे क्योंकि एक थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है फ्रांसीसियों का आगमन। ठीक है, तो फ्रांसीसियों का आगमन पढ़ेंगे, और इस टॉपिक को खत्म करेंगे अपने जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको लगाते हुए। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको कंप्लीट करेंगे, और इस चैप्टर को हम लोग ओवर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेशन चलता रहेगा। क्लियर। तो कल हम लोग मिलते हैं, फ्रांसीसियों को आगमन करवाते हैं, फ्रांसीसियों को बुलाते हैं, और देखेंगे कि फिर ये इसमें क्या क्या चीजें होती है, क्यों भाई ये अंग्रेजों से भिड़ जाते हैं। क्योंकि पुर्तगालियों को तो एक बार देख लिया आपने, डेनिस का भी हाल देख लिया, डचों का हाल भी देख लिया। ठीक है, और अंग्रेज अब फ्रांसीसी भिड़ते हैं, और किस प्रकार भिड़ते हैं और कैसे 150 सालों तक शासन करते हैं, हम सभी चीज़ों को एक एक करके देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इन चीज़ों का आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा। क्लियर, चलिए थैंक यू।